हेलो। एक लंबे समय से मैं यूट्यूब पर नहीं था। इसका कारण मेरा निजी था, परंतु मैं अब पुनः यूट्यूब पर आ चुका हूं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी हर संभव कोशिश करता रहूंगा। मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है भारत की संविधान सभा पर। एग्जैक्टली जो भारतीय संविधान सभा है वह केवल पुरुषों की डोमिनेंसी का संविधान अवश्य हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाओं की भूमिका नहीं है। तो मैं आज उसी टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि भारतीय संविधान में कौन महिलाएं थीं और उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि लिखा है कि इस प्रकार भारत के संविधान पर दोनों लिंगों का प्रभाव है और इन महिलाओं ने समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर इन्होंने जोरदार वकालत किया था। इन महिलाओं ने एक ऐसे भारत की वकालत किया था जिसमें किसी प्रकार का कोई लिंग भेदभाव न हो। इसके बाद उनकी दलील थी कि सबको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समता प्राप्त हो और इन समताओं के साथ साथ उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय भी प्राप्त हो। देखिए, जो भारत का संविधान था उसे 299 सदस्यीय संविधान सभा ने निर्मित किया था, जिसमें से 15 महिलाएं थी। आगे लिखा भी है कि यह एक ऐसे भारत की कल्पना करती थी जिसमें दोनों लिंगों की छाप हो। उन्होंने आरक्षण से लेकर के समान नागरिक संहिता तक कई विषयों पर जोरदार अपनी दलीलें दिया है। आइए अब हम लोग इस पे और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि 1947 में अखंड भारत की कुल जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी और संविधान सभा के लिए 389 सदस्य आए थे और इन 389 सदस्यों का जो चुनाव था उसमें जनता की कोई भूमिका नहीं थी। अपितु यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे और एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करता था। तो ऐसी स्थितियों में अगर हम लोग 38 करोड़ 90 लाख में 10 लाख से भाग दे दें तो ये संख्या आ जाएगी 389, 389। यदि हम आगे चलें तो देखेंगे कि भारत का जब विभाजन हुआ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ तो इसमें भारत का जो कुल क्षेत्रफल था उस कुल क्षेत्रफल का 1/4 ये पाकिस्तान में चला गया था। फलतः जो जनसंख्या थी वह भी 1/4 ही गई। ठीक है, मतलब भारत का जब विभाजन हुआ तो उसका जो कुल क्षेत्रफल था उसकी कुल क्षेत्रफल का आप कह सकते हैं कि 1/4 ये कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान में चला गया। तो इस पर जो निवास करने वाली जनसंख्या थी वह 9.5 करोड़ के आसपास थी, जो कि लगभग चौथाई है। भारत की कुल जनसंख्या का 1/4 है। तो भारत में, विभाजित भारत में जो जनसंख्या बचती है वो थी 29 करोड़। तो अगर हम 29 करोड़ में 10 लाख के से भाग दे दें तो वह संख्या भी आ जाती है 299। अब इसके बाद हम लोग अगली बातें करेंगे। तो अगली बातों में हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रकार
वही बातें पुनः यहाँ कही जा रही हैं, रिपीट की जा रही हैं, आप इसे ध्यान दीजिए। इस प्रकार 9.5 करोड़ या 9.5 करोड़ की जनसंख्या ये पाकिस्तान में रह गई, इसलिए पाकिस्तान का जो संविधान था वो 90 लोगों ने बनाया है। यह पाकिस्तान की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 90 सदस्य थे। अब आगे की बात अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि भारत का संविधान कितने लोगों ने बनाया? तो ये कह रहा है कि 299 लोगों ने बनाया था। तो जो 299 लोग हैं, इसमें आप माइनस कर दिए 70। ये 70 आप क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये देसी रियासतों से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया से 229 लोग थे। अब इन्हीं 229 में से 15 जो है ये महिलाएं थी। क्लियर? अब हम अगर अगली बात करें तो ये देखेंगे कि इन महिलाओं में प्रमुख कौन था। तो इन प्रमुख महिलाओं में जो नाम सबसे पहले उभर कर आया है वो है हंसा जीवराज मेहता। देखिए, हंसा जीवराज मेहता का नाम हमने पहले क्यों रखा? क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा तिरंगा लाल किले से लहराया गया था और उस दिन नेहरू जी ने जो अपना इस देश के नाम पहला भाषण दिया था, उसे डेस्टिनी विद द ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उस दिन भारत की महिलाओं की तरफ से अगर किसी महिला ने तिरंगे को फहराया था तो वह महिला थी कौन? जीवराज हंसा या हंसा जीवराज मेहता। अब बात करते हैं कि इनका आरक्षण पर क्या सोच थी। तो इनका ये कहना था, देखिए आरक्षण की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां पर मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण की बात चल रही थी, ठीक है, ईसाइयों के लिए अलग बात चल रही थी, एंग्लो इंडियन के लिए अलग बात चल रही थी, ठीक है, और एससी के लिए अलग बात चल रही थी, एसटी के लिए अलग बात चल रही थी। तो सब लोग आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन यही वो महिला थी हंसा जीवराज, जिन्होंने कहा कि देखिए हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उनको मिल ही रहा है तो ऐसी स्थिति में उनको आरक्षण किस बात का है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि ये बड़ौदा विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति भी थी। इसके बाद जो दूसरा नाम आ रहा है उभर करके, वो नाम है एनी मस्करेन का। एनी मस्करेन ये त्रावणकोर रियासत की एक वकील थी तथा राजनेता भी थी, और इनका ये कहना था कि केंद्र में सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब ये एनी मस्करेन केंद्र को ताकतवर बनाना चाहती है, ठीक है। लेकिन केंद्र को ताकतवर बनाने के साथ साथ वे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, ठीक है, उसको भी यह बनाए रखना चाहती हैं। और उनका ये कहना है कि केंद्र ताकतवर हो, नो डाउट, लेकिन इतना भी ताकतवर ना हो जाए कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला ही घोट दिया जाए। अब दूसरा नाम जो आता है वो है दाक्षायणी वेलायुधन का। देखिए, ये पुलिया नहीं बल्कि पुलैया होना चाहिए था। ये पुलैया जनजाति से आती थी। त्रावणकोर रियासत में और केरल के क्षेत्रों में फैली हुई यह एक एसटी है। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स में है ये जनजाति थी, और इन्हीं की दलीलों से आर्टिकल 17 पारित हुआ था। एक्चुअल में दाक्षायणी वेलायुधन को जाति पात का, ऊंच नीच का, छूत अछूत का ये बहुत कुछ सामना करना पड़ा था। और आप जानते हैं कि 1924 में गांधी जी ने पुलैया जनजाति को लेकर के जो आंदोलन को समर्थन दिया था, उस समर्थन का नाम है वायकोम सत्याग्रह। और वायकोम सत्याग्रह हुआ इसलिए था क्योंकि त्रावणकोर के मंदिर में, ठीक है, पुलैया जनजाति के लोगों को, ठीक है, प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो यहाँ आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया कि आर्टिकल जो 17 है, ठीक है, मतलब कह रहा है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है,
मतलब अछूत जो प्रथा है इसको समाप्त करने की बात कर रहा है। वास्तव में इसकी जबरदस्त दलील जो है किसने दिया था? आप कहेंगे कि दाक्षायणी ने दिया था। अब दाक्षायणी के बाद हमारे सामने एक और टॉपिक निकल कर आता है और वह नाम है राजकुमारी अमृता कौर का। देखिए, जो राजकुमारी अमृता कौर हैं, नाम से तो जरूर लगता है ये सिख हैं, लेकिन यह इन्होंने कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर लिया था। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने जबरदस्त हिस्सेदारी किया था। ये भी नहीं चाहती थी कि महिलाओं को कोई आरक्षण हो, ठीक है। उनका तर्क था कि सच्ची समानता आरक्षण से नहीं आएगी, ठीक है। हंसा मेहता और अमृता कौर के प्रयास से ही, ठीक है, अमृता कौर के प्रयासों से ही आर्टिकल 25 पारित हुआ था। मतलब आर्टिकल 25 मतलब इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि जो धर्म है यह व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, ठीक है, इसकी वो बात करना चाह रही है, ठीक है, और इसलिए वह उसे निजी स्तर तक ही बनाए रखना चाहती है, ठीक है। आप कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि यही वो कॉन्सेप्ट है जो पंथ निरपेक्षता की दलील देता है। इनके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी आपको ये मिलेगी कि ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और इन्होंने ही एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना, ठीक है, 1957 में किया था। अब अगर हम अगला नाम देखें तो वो है अगला नाम अमू स्वामीनाथन का। अमू स्वामीनाथन एक उच्च जाति की महिला है, परंतु उच्च जाति की विशेषताओं को इन्होंने भोगा जरूर था, परंतु यह कभी भी जाति प्रथा की समर्थक नहीं थी। इन्होंने जातिवाद का कट्टर विरोध किया था। 1917 में इन्होंने महिला श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ मिलकर महिला भारत संघ का गठन किया था। देखिए, जो एक और बड़ा नाम है हमारे संविधान सभा की महिला सदस्यों की श्रृंखला में जो आता है, वो नाम है दुर्गाबाई देशमुख का। अब देखिए, जो दुर्गाबाई देशमुख हैं, यह 1937 में आंध्र महिला सभा का नेतृत्व करती हैं और स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की सदस्य बनती हैं और केंद्रीय कल्याण बोर्ड की भी अध्यक्ष बनी है। इसके बाद बेगम एजाज रसूल आती है। बेगम एजाज रसूल ने जो मुसलमानों के आरक्षण की बात थी, जिसको लेकर के मुसलमान, ठीक है, लगातार संघर्षरत थे और 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के तहत इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था और आरक्षण दिया गया था। तो उसकी ये जबरदस्त विरोधी हैं और ये कहती हैं कि नहीं, आरक्षण देने से, जैसे जो हिंदू है और मुसलमान है, इनका ये कहना है कि अगर हम मुसलमानों को आरक्षण दे दें तो मुसलमान सदैव बहुसंख्यक हिंदुओं से अलग रहेगा, ठीक है, और जब ये अलग रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इससे उसका हित भी अलग होता रहेगा। इसके साथ आपको ये जानना होगा कि यह एक संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इन्होंने अखिल भारतीय महिला हॉकी संघ की स्थापना भी किया है और ये लंबे समय तक भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष भी रही हैं। इनके संदर्भ में एक और जानकारी आप याद रखें कि जब चौधरी खलीक उजमा ये इंडिया से पाकिस्तान को चले गए, तब मैडम रसूल को उन्हीं के स्थान पर संविधान सभा की अल्पसंख्यक अधिकार एवं ड्राफ्टिंग कमेटी का या प्रारूप समिति का सदस्य चुना गया था, ठीक है। एक इनकी किताब है थ्री वीक्स इन जापान, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध किताब है। अब मैडम के बाद एक और नाम आता है और वो नाम है विजय लक्ष्मी पंडित जी का। वैसे तो विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी बहन थी। ये राजनयिक भी थी, क्रांतिकारी भी थी और ब्रिटिश काल में
ये प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी तथा संविधान सभा की जो मांग करने वाली यूनिट थी या समिति थी, उसकी यह एकमात्र महिला थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र महिला भी थी जो 1953 में, हाँ, और एक चीज यहाँ और याद रखिएगा जो नहीं होना चाहिए था, 1953 में यह यूएनजीसी मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, कि यह प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। अब जो दूसरा नाम हमारे सामने आ रहा है निकल करके, वो है सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये भारतीय संविधान सभा में एक मजबूत हस्ताक्षर है और यह देश की पहली महिला है जो कि आप कह सकते हैं कि राज्यपाल बनी है। मतलब ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो थी ही, इसके साथ साथ वह देश की भी पहली महिला राज्यपाल है। इनका मूल नाम अगर हम देखें तो इनका मूल नाम सरोजिनी चट्टोपाध्याय था। मतलब बाय बर्थ इनका जन्म ब्राह्मण में हुआ था, परंतु इनके पति गोविंद राजू नायडू थे और अपने पति की टाइटल को इन्होंने, ठीक है, धारण कर लिया था। और यह भारत में किस उपनाम से जानी जाती हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानी जाती हैं, ठीक है। और ये प्रथम भारतीय महिला हैं, ठीक है। वैसे तो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट है, लेकिन एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी, आयरलैंड की थी। परंतु एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला है जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। अब इस जानकारी के बाद एक और नाम निकल कर आता है और वो है सुचिता कृपलानी का। अगर हम सुचिता कृपलानी की बात करें तो नोआ आखली में जब सांप्रदायिक दंगा चल रहा था और गांधी जी वहां पर विजिट करने के लिए गए थे, तो उस समय गांधी जी की सहयोगी के रूप में सुचिता कृपलानी ही उनके साथ गई थी, ठीक है। 1963 से लेकर के 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये पेशे से एक शिक्षिका हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पर यह कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री या संवैधानिक इतिहास को पढ़ाती थी। इनके पति जेबी कृपलानी थे, ठीक है। इनकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। अब अगला जो नाम आता है वो है रेणुका रे का। रेणुका रे, इन्होंने संविधान सभा में महिला तस्करी की रोकथाम और महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार पर बारीकी से काम किया था। संविधान निर्माण में इनका अन्य योगदान क्या है? तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि संविधान निर्माण में तो इनका योगदान हो चुका है, ये भूल से लिख उठा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि संविधान सभा में इनका जो मुख्य योगदान है वो है महिला तस्करी की रोकथाम और महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार पर बारीकी से काम करना। ये कहां से आती थी? पश्चिम बंगाल की मालदा सीट से चुनकर आती थी, ठीक है, मालदा से चुनकर आई थी और यहीं से ये सांसद भी रही है। अच्छा, फिर रे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अर्थात यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ साथ संविधान सभा की अन्य महिला सदस्यों में पूर्णिमा बनर्जी और इसके साथ दुर्गाबाई देशमुख, मालती चौधरी, लीला रे तथा कमला चौधरी थी। आज इतना ही। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।